Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त और होस्ट अशोक स्वान। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में जो अभी काफ़ी पिछले दिनों से चर्चा में है। उसका रीज़न है, देखिए होता क्या है, जब बहुत बड़े मुल्क जो बहुत पावरफुल हों वो आपस में टकराते हैं तो उसके बीच में ये फैसला करना मुश्किल हो जाता है छोटे मुल्कों के लिए जो उनके साथ एसोसिएट है, किस तरफ की साइड ली जाए, किसकी साइड ली जाए, किसकी साइड नहीं ली जाए। अब अगर हम बात करें आजकल के जो सिनेरियो के अंदर जो इश्यूज चल रहे हैं चाइना और इंडिया के बीच में ओपनली, ठीक है, अमेरिका इज़ टेकिंग साइड ऑफ इंडिया जस्ट बिकॉज ऑफ हिज ओन इंटरेस्ट, लेकिन मेजर जो इशू है वो तो इंडिया और चाइना के बीच में है ना। अब छोटी कंट्रीज़ कौन है इनके बीच में, जो अपना कुछ फ़ायदा देख रही हैं, कुछ अपना उल्लू सीधा करना चाहती हैं, कुछ अपने पुराने बदले निकालना चाहती हैं। जैसे पाकिस्तान का एग्जांपल ले लीजिए, और चाइना का सहारा लेकर इंडिया से अपने पुरानी खुंदक निकालना चाहता है, ठीक है। टर्की को अपनी एक अलग चिढ़ है क्योंकि उसके अपने रीजंस हैं। चाइना तो है ही है, चाइना तो ओपन में है ही, तो वो क्या कर रहा है, वो ऐसे देशों को अपनी ओर मिलाने की कोशिश कर रहे हैं जो इंडिया को आज या आने वाले फ्यूचर में नुकसान दे सकें। जैसे चाइना ने कोशिश की थी हवन पोर्ट का जो सीन हुआ था श्रीलंका का, अब वही कोशिश कहाँ पर जारी है, जो इंडिया के लिए एक ऐसा देश जो आने वाले टाइम में इंडिया के फ्यूचर के अंदर डिसीज़न मेकिंग के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। नॉट बिकॉज कि वो स्ट्रेटजिकली या क्या कहते हैं आपका फाइनेंशियली इंडिया की हेल्प करेगा, लेकिन उसकी लोकेशन ऐसी है कि इंडिया के लिए वो ना चाहते हुए भी इतना इंपॉर्टेंट कंट्री बन जाता है कि उसको इग्नोर किया ही नहीं जा सकता, और वो कंट्री है बांग्लादेश। बांग्लादेश आज की डेट में इज़ डूइंग वेरी वेल। उसकी जीडीपी ग्रोथ जो है वो इंडिया से भी ऊपर है। दे आर गोइंग ऑन अ राइट ट्रैक। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम सिर्फ एक है। प्रॉब्लम जो सबसे बड़ी है, इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन आज की डेट में बहुत मधुर हैं। कई कई टाइम पर इंडिया ना चाहते हुए भी चीज़ों को स्वीटन करता है क्योंकि उसे पता है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ बांग्लादेश फॉर हिम। अब अगर बांग्लादेश के साथ जो सबसे बड़ा मेजर इशू है वो है रिलीजन को लेकर, वो अलग बात है कि बांग्लादेशियों ने अपनी पहचान बना रखी है। बांग्लादेशियों को पता है कि हम बांग्ला हैं और हम मुस्लिम हैं, इसलिए उनको ना तो सऊदी अरब की ज़रूरत है, ना ईरान की ज़रूरत है, ना ही तुर्की की ज़रूरत है अपनी आइडेंटिटी को एस्टैब्लिश करने के लिए। उनका पाकिस्तान जैसा हाल नहीं है जो दर दर पर धोखड़े खाटता रहता है कि कोई हमारी दामन पकड़ ले और हमें भी पहचान दिला दे, लेकिन बांग्लादेश के साथ ऐसा नहीं है। बांग्लादेशीज आर वेरी क्लियर दैट दे आर मुस्लिम एंड दे आर। अभी जो रिसेंटली अपडेट्स आए हैं कि इंडिया ने अनाउंस किया है बहुत रिसेंट के अंदर कि ही इज़ गोइंग टू प्रोवाइड बांग्लादेश $500 मिलियन सॉफ्ट लोन, एक क्रेडिट लाइन ऑफर कर रहा है। वो किस लिए कि बांग्लादेश कैन परचेज इट्स इक्विपमेंट ऑफ रिगार्डिंग टू मिलिट्री इक्विपमेंट्स, जो डिफेंस के लिए जो इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं, चाहे राइफल्स हों या बॉम्ब्स हों या कुछ भी हो, या कोई भी एनी आइटम विच हैज़ टू डू विद द डिफेंस, तो अपडेट के लिए उनको चाहिए तो वो इंडिया से खरीद सकते हैं। $500 मिलियन के आपके पास उनका क्रेडिट लाइन है। उसके साथ साथ बम्पर ऑफर और दिया है साथ में कि लेट्स मेक इट टुगेदर, तो आपके लोगों का एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, हम लोगों का आपस में कनेक्शन ज़्यादा बढ़िया हो, स्ट्रेटेजिक कनेक्शन ज़्यादा बढ़िया हो, एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंसी बढ़े। तो ये सब चीज़ें लेकर इंडियन गवर्नमेंट आगे जा रही है। उसका एक रीज़न है सर, ये आउट ऑफ ब्लू नहीं हुआ है। ये चीज़ कहानी क्या है कि बहुत रिसेंट टाइम से बांग्लादेश ने अभी अपनी मिलिट्री अपग्रेडेशन का काम शुरू किया है। उसके ऊपर बाचलन का जो एम है, जो उन्होंने अपना एक टारगेट सेट किया, उसका नाम दिया उन्होंने फोर्स 2030 तक उनको अपनी मिलिट्री को अपग्रेड करना है, ठीक है, मॉडर्नाइजेशन करनी है। उसके लिए उन्होंने टोटल बजट रखा है $10 बिलियन का। अब $10 बिलियन छोटा अमाउंट तो नहीं होता। पाकिस्तान जैसे देश से पूछ के देखिए जो 1-1 बिलियन के लोगों के पाँव के जूते चाटता है, तो $10 बिलियन इज़ अ बिग अमाउंट, और वो उनको अपग्रेडेशन करनी है। चलिए वो बात भी सही है, समझ में आती है। इंडिया के साथ जो बांग्लादेश का ट्रेड है, इट्स ऑलमोस्ट 10 बिलियन पर ईयर। इट्स गुड, बड़ा है, समझ में आता है, थोड़ा अमाउंट बड़ा है, लेकिन आप कंपेयर तो कीजिए, चाइना 20 बिलियन के प्लस में उनके साथ ट्रेड कर रहा है, तो चाइना वहाँ पर पहले से ही प्लस में है, ठीक है। दूसरा,
बांग्लादेश का जितना भी मिलिट्री का इक्विपमेंट है उसका 70% चाइना उनको डिलीवर करता है। ये सब चीज़ें इंडिया के लिए खतरनाक हैं, इसलिए नहीं कि बांग्लादेश इज़ अगेंस्ट इंडिया ओपनली, वैसा वाला सीन नहीं है ना। गवर्नमेंट तो हॉस्टाइल नहीं है, वो तो इंडिया के फ्रेंडशिप जोन में आती है, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम ये है कि लॉन्ग रन के अंदर जैसे इंडिया के साथ हुआ, इंडिया वॉज सो मच डिपेंडेंट ऑन रशिया फॉर अ लॉन्ग टाइम कि 90% अपना जितना भी प्रोडक्ट था मिलिट्री से रिलेटेड वो सारा रशिया से आ रहा था। तो वो रशिया के ऊपर इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हो गया कि आज वो अमेरिका के साथ मूव तो कर रहा है, लेकिन वो रशिया को फोरगो नहीं कर सकता, वो उसको साइड लाइन नहीं कर सकता है, क्योंकि आज भी जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उनकी मेंटेनेंस है, उनके लिए जो उनका सप्लाई चेन है वो सारी रशिया के साथ जुड़ी हुई है। आप रशिया को इग्नोर कर ही नहीं सकते हैं, और रशिया को भी पता है कि इंडिया से बड़ी मार्केट नहीं है उसके लिए, तो वो इंडिया को भी इग्नोर नहीं कर सकता। लेकिन दैट्स सेकेंडरी थिंग, हमारी तो हम तो डिपेंडेंट हो गए ना उनके ऊपर। तो यही चीज़ इंडिया को समझ में आ रही है कि कल को ऐसा ना हो कि बांग्लादेश चाइना के ऊपर इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाए अपने मिलिट्री इक्विपमेंट को लेकर कि उसको जाने अनजाने में इंडिया के लिए हॉस्टाइल होना पड़े, क्योंकि चाइना तो यही चाहेगा ना कि बांग्लादेश हॉस्टाइल हो जाए। बांग्लादेश को हॉस्टाइल करने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? वो मिलिट्री पावर नहीं है इंडिया के सामने कुछ में, समझ में आता है, लेकिन चाइना को एक प्ले ग्राउंड मिल जाएगा जहाँ से वो इंडिया को तंग कर सकता है, पिंच कर सकता है। और जो इंडिया की जान, जो तोते की राजा की जान तोते वाला सीन है, इंडिया के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसकी लोकेशन। हमारी एक बहुत ही बड़ा वीक पॉइंट है, वो है चिकन नेक। आप सबको पता होगा, जो हमारी नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स को एक लाइन जोड़ती है, वो मुश्किल से हार्डली 20 to 30 किलोमीटर का एक स्ट्रेच है, वो इतना ही है। और डोकलाम से वो मुश्किल से 200 किलोमीटर भी नहीं होगा। वहाँ से मतलब एक आप मिसाइल छोटे रेंज की फेंकेंगे तो वहाँ सीधी वहीं गिरेगी, रास्ता बंद हो जाएगा। अगर बांग्लादेश इंडिया के खिलाफ चला गया, उसने एक्सेस नहीं दी वहाँ तक पहुँचने की, तो नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स पूरी की पूरी कट ऑफ हो जाएंगी इंडिया से। आप पहुँचेंगे कैसे? इंडिया तो सिर्फ दो ही जगह से पहुँच सकता है ना, या तो म्यांमार के थ्रू या फिर आपका बांग्लादेश के थ्रू। लेकिन बांग्लादेश ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि म्यांमार तो साइड में हो जाता है ना आपको। अब जब नॉर्थ ईस्ट की स्टेट ही कट गई तो म्यांमार से कैसे कनेक्ट करेंगे? लेकिन बांग्लादेश तो इधर मेन इंडिया से कनेक्टेड है, तो बांग्लादेश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट। और ये चीज़ समझते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने ये देखा कि जब तुर्की अपनी सॉफ्ट पावर का यूज़ करते हुए, कौन सी सॉफ्ट पावर, बीइंग इस्लामिक कार्ड खेल रहा है, वो मुस्लिम कार्ड खेल रहा है कि वो बांग्लादेश के अंदर एंट्री कर जाए और वहाँ की डिफेंस के अंदर घुस जाए, जो भी अपना सप्लाई करनी है। उसके बैक में उसको सपोर्ट है पूरा पूरा पाकिस्तान का, और फिर पाकिस्तान और तुर्की का कटजोड़ तो सबको पता ही है। कश्मीर का राग अलाप रहा है। इंडिया ने भी ओपन कर दिया उसके खिलाफ अपना मोर्चा, अर्मेनिया और साइप्रस को सपोर्ट करके। तो आप ये सोचिए कि जब तुर्की, पाकिस्तान, चाइना तीनों बांग्लादेश के अंदर घुस जाएंगे, तो इंडिया के लिए ऐसा नहीं कि वी कांट टैकल इट, लेकिन हमारी परेशानी तो बढ़ जाएगी ना। तो उस चीज़ को नहीं हो वैसा, उसको टैकल करने के लिए ये लोन का अलाउंस किया गया है। और आज की डेट में जो लड़ाइयाँ होती हैं सर, वो पुराने टाइम वाली कन्वेंशनल वॉर्स तो रही नहीं गए, 4th जनरेशन 5th जनरेशन वॉर्स हैं। तो अभी होगा क्या? वॉट दे कैन डू, दे विल मेक बांग्लादेशी पीपल, जो बांग्लादेश के निवासी हैं, उनको इंडिया के खिलाफ भड़काया जाएगा। आपका रिसेंट उदाहरण देखिए, पिछले महीने की बात ही है शायद, हनुमान जी की गोद में कुरान रख दी गई और उसके बाद हिंदू वायलेंस हुई, हिंदुओं को मारा गया, रॉयट्स हुए वहाँ पर, और ये सब कुछ हुआ। अब आप सोचिए, दोनों के देश की गवर्नमेंट जो है वो डेमोक्रेटिक है, मतलब कि आप डेमोक्रेसी से चुनकर आते, चाहे वो इंडिया हो या बांग्लादेश हो। वोट्स, किसी भी पॉलिटिशियन के लिए वोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उसको जीतना है तभी तो सत्ता में आएगा। अब आप सोचिए, अगर बांग्लादेश के अंदर रॉयट्स होते हैं, हिंदुओं को मारा जाता है, तो डेफिनेटली उसका असर तो इंडिया में पड़ेगा। इंडिया में लोग बोलेंगे, जब इंडिया में लोग उसके लिए रिप्रेशंस होंगे, लोग उसके अगेंस्ट में जाएंगे, तो इंडियन गवर्नमेंट को वो सुनना पड़ेगा। जब इंडियन गवर्नमेंट वो सुनेगी तो वो बांग्लादेश के ऊपर प्रेशर डालेगी। अब आप बांग्लादेश पे प्रेशर डालें तो वहाँ की गवर्नमेंट क्या करेगी? वहाँ के लोगों का मूड तो कुछ और है, तो वो उनके मूड के हिसाब से एंटी इंडिया स्टांस लेगी। ये सब जब होगा तो बीच में चाइना की एंट्री होगी, टर्की की एंट्री होगी, और पाकिस्तान बिहाइंड द सीन अपना गेम करेगा। ये एक सिनेरियो होने जा रहा है। लेकिन अगर इंडिया और बांग्लादेश का स्ट्रेटेजिक अलायंस हो जाता है आर्म डील्स को लेकर, तो उसमें क्या है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे और वो लॉन्ग टर्म जाएगा। ये दोस्ती ऐसी दोस्ती होती है जो कभी नहीं टूटने वाली होती है, क्योंकि जब आप देख लिया, जो मर्जी हो जाए, इंडिया और रशिया अलग होने नहीं वाले हैं, क्योंकि वो इंटरडिपेंडेंसी हो गई ना, उसको मार्केट चाहिए, इंडिया को सप्लाई चाहिए।
आज की डेट में यूएसए और इंडिया जिस तरह से बढ़ रहे हैं और इजराइल और इंडिया का जो रिलेशनशिप है वो, और फ्रांस और इंडिया का जो रिलेशनशिप है, इट्स नॉट गोइंग टू बी ब्रेकअप सो ईजिली। ऐसा नहीं होता है ना। तो आप एक दूसरे के ऊपर जब डिपेंड हो जाते हैं, आपकी ज़रूरतें एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो जाती है, आपके गोल्स अलाइन हो जाते हैं, जब आपके एम्स अलाइन हो जाते हैं, जब आपके मकसद एक हो जाते हैं, तो फिर आप उन चीज़ों से हटते नहीं हैं। क्योंकि वैसे तो फॉरेन डिप्लोमेसी और फॉरेन उसके अंदर देखा जाए रिलेशनशिप के अंदर, देयर इज़ नथिंग परमानेंट। कोई ना परमानेंट दोस्त है ना कोई परमानेंट दुश्मन है, लेकिन कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो बियॉन्ड दैट होती हैं। तो इसलिए इंडिया चाहता है कि बांग्लादेश जो है वो इंडिया के साथ स्ट्रेटजिकली आर्म फैसिलिटीज़ और आर्म प्रोडक्शन के अंदर जुड़ जाए, जिससे कि इंटरडिपेंडेंसी बढ़ जाए। इंडिया को शायद थोड़ा नुकसान उठाना पड़े, पैसा थोड़ा अपनी जेब से सब्सिडी करके करना पड़े, लेकिन बांग्लादेश को साथ रखना बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं किया गया तो आने वाले टाइम में चाइना और टर्की और सऊदी अरेबिया जैसे देश इसके ऊपर गिद्ध की नज़र लगा के बैठे हुए हैं। वो अपना मुस्लिम कार्ड खेलेंगे, चाइना अपना पैसे का कार्ड खेलेगा, क्योंकि चाइना का पैसा तो देने के लिए बहुत है ना, वो सॉफ्ट लोन तो देता नहीं है, वो अलग बात है, वो अलग तरीके से वसूलता है, लेकिन शुरू में तो पैसा मिल ही जाता है लोगों को, तो उसका पैसा है देने के लिए। टर्की के पास भी अपने एक आर्म्स का एक पूरा का पूरा जखीरा है, वो भी बहुत अच्छा प्रोडक्शन करता है, उसके अपने ड्रोन्स हैं, सब कुछ सिस्टम है, तो वो उसको बेचना चाहता है उसको, क्योंकि उसकी तो जब से FATF में आया है ग्रे लिस्ट के अंदर, और वैसे उसकी लीरा की हालत ख़राब होती है, उसको तो पैसा चाहिए। अर्दोगन को आज की डेट में 1 बिलियन मिलना भी मुश्किल हो रहा है, तो अगर 10 बिलियन की मार्केट के ऊपर नज़र तो लगाएगा ना। तो अगर ऐसा होता है तो चाइना और टर्की का एक से दो चीज़ें क्लियर होंगी। एक तो उनको इंडिया के खिलाफ एक्सेस मिल जाएगा, और दूसरा उनको मार्केट मिल जाएगी अपनी इकोनॉमी को ग्रो करने की। आप मानिए ना मानिए, जो अराजक तत्व होते हैं, जो नेगेटिविटी फैलाने वाले इन्फ्लुएंसेस होते हैं, वो हर कंट्री में हर तबके में, हर समाज में पाए जाते हैं। तो बांग्लादेश भी अछूता नहीं है, इंडिया भी अछूता नहीं है, ठीक है ना। अब बांग्लादेश और इंडिया का जो मेन डिफरेंस है वो रिलीजियस बिलीफ का है। हमारे यहाँ पर कहने को तो हम सेकुलर देश हैं, हर धर्म का वो है, लेकिन मेजॉरिटी तो हिंदूज़ की है ना। वैसे ही वहाँ पर पूरी की पूरी मेजॉरिटी इस्लामिक कंट्री है, वो इस्लाम को मानते हैं, और वहाँ पे मेजॉरिटी मुस्लिम्स की है। अब उन दोनों की जो रिलीजियस बिलीफ के अंदर डिफरेंस है वो है बुत परस्ती का, जो वो बोलते हैं कि हम जो मूर्ति पूजा है वो हिंदू धर्म का अभिन्न अंग है, उसके बिना तो हिंदू धर्म को समझ ही नहीं आएगा, और जो मूर्ति पूजा है उसके खिलाफ इस्लाम है पूरा। तो कहानी वहीं से शुरू होती है। और काफ़ी सारे इश्यूज वैसे भी हैं, काफ़ी सारी माइग्रेशन करके इलीगली इमिग्रेंट्स जो है वो इंडिया के अंदर बांग्लादेशी बैठे हुए, उनके साथ अलग जूझ रहा है इंडिया, है ना। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो इन सब प्रॉब्लम्स को अब इंडियन गवर्नमेंट, हमारी अपनी फॉरेन डिप्लोमेसी, अभी जो पहला स्टेप चला है, हमने कोशिश करी है, अभी वहाँ से कोई अप्रूवल हुआ नहीं, देखते हैं कैसे बनती है आगे। क्योंकि मुझे अभी तक लगता है वहाँ पे जो सरकार है शेख हसीना की, वो वेरी फ्रेंडली है टूवर्ड्स इंडिया, तो ये चीज़ें आगे चलेंगी। लेकिन इंडिया को इसके आगे के प्लान भी करके चलने पड़ेंगे। अब अगर हम बांग्लादेश की तरफ से सोचें, वो इस चीज़ के लिए हाँ क्यों करे, एज ए कंट्री अगर मैं बांग्लादेशी हूँ तो मैं उसके लिए हाँ क्यों करूँ। क्योंकि अगर मैं अपने सारे एग्स एक बास्केट में डाल दें तो मैं पूरा 3 तरफ से इंडिया से घिरा हुआ हूँ। एक छोटा सा 50 से 100 किलोमीटर का एरिया है जो म्यांमार के साथ लगता है, नहीं तो बाकी का बाकी पूरा बॉर्डर, लैंड बॉर्डर पूरा का पूरा इंडिया के साथ है, तीनों तरफ से बांग्लादेश का। और साथ में फिर उसका 4th जो ओपनिंग होती है वो बे ऑफ बंगाल है ना, जहाँ पर भी इंडिया का ही एक्सेस है, पूरा मैरीटाइम वाटर का जो इशू होता है ना। तो अब बांग्लादेश अगर अपने सारी डिपेंडेंसी इंडिया के ऊपर कर देता है, और कल को कुछ ऐसा होता है कि इंडिया हावी हो बांग्लादेश पे, तो बांग्लादेश कहाँ जाएगा। तो बांग्लादेश भी अपने ऑप्शंस ओपन रखने की कोशिश तो करेगा ही, कि मेरा सब कुछ एक चीज़ में ना जाए और मैं अपना एंटी इंडिया जो है उनके साथ भी बना के रखूँ। तो ऐसा तो नहीं होने वाला कि पूरा का पूरा बांग्लादेश आके इंडिया की झोली में गिरने वाला है। वो भी अपने पत्ते चलेंगे, उनको जहाँ ज़्यादा बेनिफिट दिखेगा वो अपनी वो चीज़ करेंगे, क्योंकि वो सॉवरेनिटी कंट्री है, वो अपने डिसीजन खुद ले सकती है। ये तो इंडिया को देखना है कि हाउ दे कैन चेंज देयर माइंडसेट एंड मेक देम मोर फ्रेंडली टूवर्ड्स इंडिया। तो अब देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है, क्या नहीं होता है। लेकिन ये है कि अब आने वाले टाइम में बहुत सारी चीज़ें बदलने वाली हैं। वर्ल्ड सिनेरियो बदल रहा है, वर्ल्ड पावर्स के ब्लॉक्स बदल रहे हैं, और आने वाला टाइम थोड़ा मुश्किल भी होगा, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ों को वो क्लियर कर देगा। सो ऐसे ही वीडियो मैं आपके सामने लेकर आता रहूँगा। प्लीज़ कमेंट्स, लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। जय हिंद, वंदे मातरम। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.